दुनियादारी is presented by Windsor Gaming app. Download the app now. घर बैठे बोर हो रहे हो तो क्यों ना गेम खेली जाए भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ऐप पे। यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। साल 2018 अक्टूबर महीने की 4 और 5 तारीख नई दिल्ली में भारत और रूस की सालाना मीटिंग का आयोजन हुआ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इसमें हिस्सा लेने आए थे। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों ने एक खास डील पर दस्तखत किया। इस डील की कीमत लगभग 40,000 करोड़ रुपए थी। भारत ने सतह से हवा में मार करने वाले 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीदारी को हरी झंडी दिखाई थी। भारत लंबे समय से रूस से यह मिसाइल खरीदने के बारे में सोच रहा था। पहले S-400 मिसाइल की 12 यूनिट हासिल करने का प्लान था। बाद में सरकार ने 5 यूनिट पर सहमति दी। 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन में भारत और रूस ने औपचारिक समझौता किया और 2018 में पुतिन और मोदी की मौजूदगी में इस समझौते पर अंतिम मुहर लगाई गई। इस डील से पड़ोसी देशों के पेट में मरोड़ उठा। चीन और पाकिस्तान के लिए चेतावनी की तरह था। इस डील पर सबसे ज्यादा बखेड़ा खड़ा किया अमेरिका ने। उसने भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे दी। अब सवाल उठता है कि ना तो अमेरिका की सीधी सीमा भारत से जुड़ती है और ना ही दोनों देश आपस में युद्ध कर रहे थे। फिर इस नाराजगी की वजह क्या थी? S-400 मिसाइल डील का तिया पाचा क्या है? इसके पूरे होने से भारत के बाकी देशों के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? और सबसे जरूरी बात, 2.5 साल बाद यह डील फिर से अब चर्चा में क्यों है? सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंटरनेशनल खबरों का हमारा डेली बुलेटिन दुनियादारी। सबसे पहले ये जानते हैं कि S-400 मिसाइल है क्या। कुछ बेसिक बातें जान लीजिए। ये सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। मान लीजिए कि किसी दुश्मन ने हमारे ऊपर फाइटर जेट, मिसाइल या ड्रोन से हमला किया तो S-400 उसको नेस्तनाबूद कर सकता है, यानी वो उसको हवा में ही तबाह कर सकता है। बेसिकली ये एक डिफेंस सिस्टम है, यानी हवाई आक्रमण से सुरक्षा करता है। S-400 की रेंज है 400 किलोमीटर और ये 30 किलोमीटर ऊंचाई तक लक्ष्य को भेद सकता है। S-400 को बनाया है रूसी कंपनी अल्माज एनते ने। ये मिसाइल सिस्टम 2007 से काम में है। सबसे पहले इसे मॉस्को में तैनात किया गया था। आदेश मिलने पर S-400 को 5 से 10 मिनट के अंदर तैनात किया जा सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो ये अब तक का सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम है। इससे बेहतर अभी तक बना नहीं है। अमेरिका के पास सबसे बेहतर फाइटर जेट है F-35। ये रडार को चकमा देने में माहिर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक F-35 रडार पर मच्छर के आकार का दिखता है। इसे ट्रैक करना काफी मुश्किल है। हालांकि S-400 मिसाइल सिस्टम इसके टक्कर का है। अभी तक दोनों का आमना सामना नहीं हुआ है, लेकिन ये मिसाइल सिस्टम F-35 के हमले को बेकार कर सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स ऐसा अनुमान लगाते हैं। इन्हीं दावों से अमेरिका की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। अमेरिका के नाराज होने की एक और बड़ी वजह है, भारत ने यूएस में बने एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियट PAC-3 को दरकिनार कर रूस को तरजीह दी। इससे अमेरिका को 2 झटके लगे। एक तो उसके हाथों से बड़ी डील निकल गई, दूसरा ये हुआ कि उसके दुश्मन देश रूस से भारत ने नजदीकियां बढ़ा ली। ये अमेरिका के लिए खतरा था। उसे लगा दक्षिण एशिया में उसका प्रभाव कम पड़ जाएगा। इस संभावित खतरे से निपटने का रास्ता अमेरिका ने पहले ही तैयार कर रखा है। जुलाई 2017 में अमेरिकी संसद ने एक कानून पास किया, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इस कानून में 3 देशों पर प्रतिबंध लगाए गए, रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया। इसमें प्रावधान है कि अगर किसी देश ने रूस से मिलिट्री के साजो सामान खरीदे तो अमेरिका उस देश पर प्रतिबंध लगा सकता है। कैसे प्रतिबंध? जरूरी सामान के आयात निर्यात पर। कोई आर्थिक मदद मिल रही है तो उस पर। इसका दायरा तय नहीं है, लेकिन अमेरिका अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। रूस को काटसा एक्ट में क्यों लाया गया था? जो 3 वजहें अमेरिकी सरकार ने बताई, उनमें से एक है यूक्रेन का मामला। रूस ने सेना भेजकर क्रीमिया को अपना हिस्सा घोषित कर दिया था। इसके अलावा रूस यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में लड़ रहे विद्रोहियों को भी सपोर्ट करता है। अमेरिका क्रीमिया को यूक्रेन का हिस्सा मानता है। वो रूस के कब्जे को अवैध बताता है। उसने विद्रोहियों को सपोर्ट करने के लिए रूस की आलोचना भी की है। दूसरी वजह थी 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में छेड़छाड़। खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रूसी हैकर्स ने राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित किया था। रूस ने सोशल मीडिया कैंपेन्स के जरिए भी चुनाव पर गहरा असर डाला था।
कहा गया कि पुतिन को इस बारे में पूरी जानकारी थी। इसी तरह के आरोप 2020 के अमेरिकी चुनाव में भी सामने आए। जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनते ही पुतिन को फोन किया और धमकी दी कि आरोप सच साबित हुए तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तीसरी वजह थी सीरिया में बशर अल असद का सहयोग। रूस सीरिया में असद सरकार को सपोर्ट करता है और विद्रोहियों के खिलाफ हमले करता रहता है। अमेरिका का आरोप है कि रूस आम नागरिकों को निशाना बनाना चाहता है, उन पर केमिकल अटैक्स भी करता है। रूस ने सीरिया में S-400 मिसाइल सिस्टम तैनात कर रखा है। ये तो हुई गिनाई हुई वजह। एक्सपर्ट्स की माने तो अमेरिका रूस के बढ़ते प्रभाव से परेशान है। वो अपनी मोनोपोली बनाए रखना चाहता है। काटसा एक्ट उसकी चाह का परिणाम है। खैर, एक्ट पास हो गया। ये अब तक कितना असरदार रहा है, ये 2 उदाहरण से समझते हैं। नंबर 1, साल 2015 में ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील हुई थी। जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान इस डील का पालन नहीं कर रहा है। 2018 में उन्होंने डील से बाहर निकलने का फैसला किया। ईरान भारत में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक था। अमेरिका ने भारत से कहा तेल का आयात रोको वरना प्रतिबंध लगा देंगे। मई 2019 में भारत को ईरान से कच्चा तेल लेना बंद करना पड़ा। अब अमेरिका में जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं। माना जा रहा था कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील में वापसी उनकी पहली प्राथमिकता होगी। अभी तक बाइडेन पुरानी सरकार के ढर्रे पर ही चल रहे हैं। नंबर 2, तुर्की नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का हिस्सा है। नाटो की स्थापना अप्रैल 1949 में हुई थी। कोल्ड वॉर के दौर में अमेरिका की पहल पर इस हिसाब से तुर्की अमेरिका का डिफेंस पार्टनर है। तुर्की को F-35 प्रोग्राम में भी शामिल किया गया था। जैसे ही तुर्की ने रूस से S-400 खरीदा, अमेरिका ने तुरंत तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया। अप्रैल 2021 में उसने तुर्की के सीनियर अधिकारियों के वीजा समेत कुछ संस्थानों पर भी प्रतिबंध लगाया। इसी तरह के सैंक्शन चीन पर भी लगाए गए। अमेरिका इन प्रतिबंधों का दायरा बढ़ा रहा है। उसका कहना है कि रूस से S-400 की डील खत्म करो। तुर्की ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। अच्छा, आज हम इन सब की चर्चा क्यों कर रहे हैं? वजह है रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की भारत यात्रा। लावरोव 6 अप्रैल को भारत आए। इस दौरान उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। मीटिंग के बाद लावरोव ने कहा कि भारत S-400 मिसाइल डील पर कायम है। भारत ने रूस से खरीदारी इस शर्त पर की थी कि रूस पाकिस्तान को S-400 नहीं देगा। रूस इसके लिए राजी है। भारत की एक मिलिट्री टीम फिलहाल मॉस्को में है। ये टीम S-400 चलाने की ट्रेनिंग के लिए गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पास खेप अक्टूबर 2021 तक पहुंच जाएगी। ये अमेरिका के लिए झटके की तरह देखा जा रहा है। पिछले हफ्ते अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत आए थे। इस दौरान उन्होंने रूस के साथ मिसाइल डील का मसला उठाया था। उन्होंने प्रतिबंध लगाने की चेतावनी भी दी थी। कहा था कि भारत S-400 की डिलीवरी लेने से मना कर दे। इसके बावजूद भारत ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। भारत बार बार कहता रहता है कि रूस के साथ हुई डील काटसा एक्ट के लागू होने से पहले हो चुकी थी। लावरोव ने और क्या क्या कहा? उन्होंने बताया कि रूस भारत में अत्याधुनिक हथियार बनाने के प्लान पर विचार कर रहा है। ये निर्माण मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत किया जाएगा। लावरोव ने कहा कि रूस और चीन के संबंध सबसे बेहतर दौर में हैं। हालांकि दोनों देश कोई मिलिट्री अलायंस बनाने नहीं जा रहे हैं। रूस ने पिछले साल भारत और चीन के बीच बढ़ रहे तनाव को कम करने में अहम भूमिका निभाई थी। दोनों विदेश मंत्रियों की बातचीत में इस साल होने वाली सालाना मीटिंग पर भी चर्चा हुई। भारत और रूस के शीर्ष नेता इस मीटिंग में हिस्सा लेते हैं। पिछले साल कोरोना की वजह से इसे रद्द करना पड़ा था। इस साल मीटिंग कब होगी ये अभी तय नहीं है। हालांकि इतना तय है कि इसमें भारत और रूस के बीच डिफेंस पार्टनरशिप पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दोनों नेताओं के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर भी चर्चा हुई। भारत स्पुतनिक वैक्सीन की 7 करोड़ डोज बना रहा है। लावरोव ने भारत के साथ इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। इस मुलाकात का एक और बड़ा मुद्दा रहा अफगानिस्तान में शांति के लिए चल रहा प्रयास। पिछले महीने रूस ने तालिबान और अफगान सरकार के बीच बातचीत की मेजबानी की थी। इसमें अमेरिका, चीन और पाकिस्तान को बुलाया गया, लेकिन भारत को इसमें शामिल नहीं किया गया था। भारत ने कहा है कि अफगानिस्तान से उसके साझा हित जुड़े हैं। सभी पक्षों को शामिल किए बिना शांतिपूर्ण नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। सर्गेई लावरोव भारत के बाद सीधे पाकिस्तान पहुंचे 2 दिनों की यात्रा पर। इस दौरान वो पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और चीफ आर्मी स्टाफ कमर बाजवा से भी मिलेंगे। 2012 के बाद किसी रूसी विदेश मंत्री का यह पहला पाकिस्तान दौरा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस विजिट में अफगानिस्तान का मुद्दा सबसे ऊपर रहेगा। आसार ये भी है कि पाकिस्तान रूस के साथ जम्मू कश्मीर का मुद्दा भी उठा सकता है। पिछले कुछ दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार को लेकर बात आगे बढ़ी थी। फिर पाकिस्तानी कैबिनेट ने प्रस्ताव खारिज कर दिया था। पाकिस्तान का कहना है कि जब तक जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले वाली स्थिति नहीं लौटती, भारत के साथ व्यापार नहीं होगा। हमने इस मसले पर रूस मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राजन कुमार से बात की। सुनिए वो क्या कहते हैं।
इसमें हमें समझने वाली बात यह है कि भारत अमेरिका के संबंध डिफेंस एग्रीमेंट खासकर पिछले कई वर्षों में काफ़ी अच्छे हो गए हैं। आपने देखा कि भारत ने अमेरिका के साथ लेमोवा, कोमकासा और बेका, ये जो फाउंडेशनल मिलिट्री डिफेंस एग्रीमेंट्स होते हैं, उसने किया है। और फिर आप ये भी देख रहे हैं कि भारत धीरे-धीरे क्वाड जो पहले एक इन्फॉर्मल इंस्टीट्यूशन था, अब वो इंस्टीट्यूशनलाइज़ हो रहा है। और उसकी पहली वर्चुअल समिट मीटिंग अभी इसी मंथ में हुई थी, जिसमें कि सारे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, उनकी मीटिंग हुई थी। तो अब उसमें दिक्कत ये हो रही है कि अगर आप अमेरिका के साथ इस तरह के फाउंडेशनल एग्रीमेंट करते हैं, तो अमेरिका भारत पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका बोल रहा है कि अगर हमारे साथ आप इस ढंग के डिफेंस एग्रीमेंट करेंगे, जिसमें कि कम्युनिकेशन शेयरिंग के बहुत सारे एग्रीमेंट हैं, उनके जो लॉजिस्टिक्स हैं, वो एक दूसरे देश यूज़ कर सकते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि उसमें अगर फिर अब रशियन अगर वहाँ पे इक्विपमेंट्स आते हैं, रसियन मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम आता है, तो उससे उस पे जो अमेरिका का जो सीक्रेट है, वो लीक हो सकता है। तो इस कारण से अमेरिका भारत पे दबाव बनाए हुए है। और अमेरिका यह भी चाहता है कि भारत जो अपना डिफेंस परचेज़ चूँकि जानते हैं कि ज़्यादातर जो हमारा डिफेंस परचेज़ होता है, वो इम्पोर्टेड होता है और हम रशिया से ट्रेडिशनली इम्पोर्ट करते हैं। अभी भी 60 टू 70% जो हमारे वेपन्स होते हैं, वो हम रशिया से मँगवाते हैं। तो अमेरिका चाहता है कि जो वो डिफेंस मार्केट है, वो उसके अधीन में आ जाए। वो रशिया से कम इम्पोर्ट करे और अमेरिका से ज़्यादा करे। और दूसरा कि जो रशिया के साथ भारत के बड़े अच्छे सिक्योरिटी और डिफेंस जो एग्रीमेंट्स हैं, वो भी काफ़ी कम हो जाए, क्योंकि अगर अमेरिका का अगर 2 सबसे बड़े जो एडवर्सरीज़ होते हैं, तो वो एक चीन है और दूसरा रशिया है। और मिलिटरीली चीन अभी भी उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन रशिया मिलिटरीली अभी भी पावरफुल है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। तो अमेरिका चाहता है कि जो भी देश रूस के साथ आर्म्स वेपन्स मँगवाता हो, उसको रोका जाए। उसने टर्की पे यही चीज़ करने की कोशिश की। टर्की भी आप जानते हैं कि एस-400 वहाँ से परचेज़ किया, जबकि टर्की नाटो का भी मेंबर है। तो मैं बता दूँ कि भारत पे भी इसी कारण से दबाव है और भारत हालाँकि इस दबाव में नहीं आया है, क्योंकि भारत जानता है कि जो एस-400 है, वो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डिफेंस वेपन है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और उसको वो बहुत जो अमेरिका की तुलना या दूसरे देशों की तुलना में ये कम रेट पे भी है। तो भारत ने जानबूझ के रसिया के साथ ये संधि की थी और इसके बावजूद कि जो अमेरिका एक सैंक्शन का एक्ट है, काटसा जिसको बोलते हैं, तो काटसा का दबाव भी बनाया और बोला कि आप पे सैंक्शन लग सकता है। लेकिन इसके बावजूद भारत ने रसिया से वो संधि की और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक हम वहाँ से प्रोक्योर एस-400 करने लगेंगे। तो भारत दबाव के बावजूद इस चीज़ पे मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भारत की अपना जो एक नेशनल इंटरेस्ट है और उसको लगता है कि अगर रशिया आइसोलेट होता है, तो वो जो उसका जो इश्यूज़ हैं रीजन में चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, ये सारे प्रभावित हो सकते हैं। तो भारत भी अभी तक केयरफुल है और अमेरिकन दबाव में पूरी तरह से नहीं आ रहा है। ट्रेडिशनली इंडिया रशिया का ally ही रहा है। हमारी दोस्ती रशिया इंडिया का अच्छा संबंध रहा है। भले वो 71 देखें वाले वॉर में मदद की बात करें, उसके बाद से भी लगातार साथ है। लेकिन अभी पिछले कुछ साल में और खासकर मोदी गवर्नमेंट के टाइम ये कहा जा रहा है कि इंडिया का टिल्ट अमेरिका की तरफ ज्यादा हुआ है। और इसको कई सारे जो फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट्स हैं वो सही भी मानते हैं। सी राजा मोहन जैसे एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए। उस लिहाज से क्या लावारोव की ये जो भारत यात्रा है, इससे रिश्तों में कुछ फर्क पड़ेगा या ये महज एक औपचारिकता जैसा ही है? देखिए, मैं बता दूँ कि हमारे कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो ज़रूर समझते हैं कि भारत अमेरिका के साथ संबंध अच्छे कर ले, इज़राइल और फ्रांस के साथ संबंध अच्छे कर ले। लेकिन हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे जो हैं रीजन में, वो टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है। आप अगर क्वाड के मेंबर बनते भी हैं, तो भारत को ये समझना पड़ेगा कि भारत का जो टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है, चीन के साथ है, वो पाकिस्तान के साथ है। भारत का जो अपना इंटरेस्ट है, अफ़गानिस्तान के साथ है। ईरान के साथ भारत के जो इम्पोर्ट होते हैं, ईरान के साथ भारत ट्रेडिशनली बड़े अच्छे संबंध हैं। और अगर आप रशिया को आइसोलेट करते हैं, तो आप यह मान के चलिए कि रशिया आपसे अलग होगा, तो रशिया चीन के और भी करीब जाएगा। और उससे जो होता है, भारत का जो रीजनल एक इम्बैलेंस है, वो यहाँ पे बिगड़ सकता है और इससे भारत की स्थिति वहाँ पे कई जगहों पे खराब हो सकती है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कुछ लोग ज़रूर बोलते हैं कि बिल्कुल एक तरफ़ी नीति होनी चाहिए, अमेरिका के साथ सीधा चले जाए। लेकिन भारत की अभी तक की जो नीति, इवन ऑफ़िशियल जो पॉलिसी है, उसमें एक मल्टी एंगेजमेंट की पॉलिसी है।
यानी कि भारत चाहता है कि भारत अमेरिका के साथ संबंध रखे, क्योंकि उसके साथ मजबूरी है। आप जानते हैं कि चीन का जो अग्रेसिव बिहेवियर है, उसमें उसके साथ सहयोग ज़रूरी है। फिर जो डेमोक्रेसीज़ हैं, उनको एक लगता है कि हमें एक साथ आना चाहिए, ताकि जो ऑथोरिटेरियन सिस्टम है, उस पे एक लगाम लगा सके, उसको रोका जा सके। लेकिन इसके बावजूद भारत का रसिया से अच्छा संबंध रखना मुझे लगता है कि निहायत ज़रूरी है। और ऑफ़िशियल पॉलिसी भी देखेंगे तो अभी तक कम से कम ऐसा भारत ने नहीं किया है कि भारत ने बिल्कुल रशिया को दरकिनार कर दिया हो। आपने देखा कि लॉकडाउन, ये जो कोरोना वायरस पैंडेमिक में सारे ट्रैवल बंद थे, उसके बावजूद भी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका विज़िट मॉस्को हुआ था, जयशंकर का विज़िट मॉस्को हुआ था। अभी भी जो लावरोव का विज़िट जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, ये एक इम्पोर्टेंट विज़िट माना जा रहा है। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो कि भारत जो रूस को है क्लैरिफ़ाई करना चाहता है कि क्वाड जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, ये उसमें भारत ज़रूर शामिल है, लेकिन क्वाड एक मिलिट्री अलायंस अभी तक नहीं है। क्वाड के बारे में बोला जा रहा है। अभी जो वर्चुअल समिट मीटिंग हुई थी, उसमें जो एजेंडा थे, उसमें कोरोना वैक्सीन का कोलैबोरेशन था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हुई थी, क्लाइमेट चेंज की बात हुई थी, और फिर डेमोक्रेटिक कोलैबोरेशन की बात हुई थी। तो ये कोई एक मिलिट्री अलायंस नहीं है। और आप जानते हैं कि क्वाड के जो बाकी मेंबर हैं, जापान, उसका अमेरिका से सीधा मिलिट्री बायलैटरल एग्रीमेंट है, ऑस्ट्रेलिया का अमेरिका से मिलिट्री बायलैटरल एग्रीमेंट है। तो क्वाड अगर एक मिलिट्री अलायंस जिसको बोलते हैं, जैसे कि नेटो है, वो अगर नहीं बन पा रहा है, तो उसका कारण भारत है कि भारत अभी भी अलायंस नहीं करना चाहता है किसी भी देश के साथ। और भारत को लगता है कि अगर अलायंस होगा, तो उसके जो दुष्परिणाम होंगे इस क्षेत्र में, हमारा जो साउथ एशिया या इंडो पैसिफिक में, उसके दुष्परिणाम काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं भारत के लिए। तो भारत की अभी तक पॉलिसी यह रही है कि भारत अलायंस का पार्टनर नहीं बने, चाहे वो अमेरिका हो या रूस हो, दोनों के साथ। हाँ, भारत यह ज़रूर चाहता है कि एक मल्टी एंगेजमेंट की पॉलिसी, जिसमें कि भारत रूस के साथ भी अच्छे संबंध रखना चाहता है और अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध रखना चाहता है। लेकिन मजबूरी यह है कि चीन की पॉलिसी थोड़ी-सी, आपने देखा कि कैसे एग्रेसिव हो गई थी। ईस्ट लद्दाख में अभी स्टैंड ऑफ आपने देखा कि अभी भी चल रहा था काफ़ी दिनों तक। तो उसके कारण से भारत की एक मजबूरी भी हो गई थी कि वो अमेरिका के साथ सहयोग करे। हालाँकि जो क्वाड है, वो उसका जो मेजर पर्पस है, वो है साउथ चाइना सी में और इंडो पैसिफिक में है। और भारत के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो मेजर कॉन्फ्लिक्ट जो पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ है, वो टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है। तो उसमें भारत को ज़रूरी है कि इसका जो रीजनल डायनामिक्स है, उसको समझना पड़ेगा, और हम एक तरफ़ी नीति को नहीं अपना सकते। जो अफगानिस्तान को लेकर जो मीटिंग्स हो रही है, उसमें इंडिया पहले साइडलाइंस पर ही दिखता था। रशिया में जो मीटिंग्स हुई, उसमें इंडिया को नहीं बुलाया गया, जबकि पाकिस्तान उसमें मेजर प्लेयर है, और अब रशिया और पाकिस्तान थोड़ा-सा क्लोज आते दिख रहे हैं। तो यहाँ भारत को क्या नुकसान है रशिया के लिहाज से? ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। उसमें देखिए, हमें समझना ये पड़ेगा कि पाकिस्तान का उसमें होना एक मजबूरी है, मजबूरी नहीं है, एक किसी भी देश के लिए जो भी नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है, चूँकि तालिबान का जो एक सेक्शन है, वो पूरी तरह से पाकिस्तान के आर्मी के सपोर्ट से चल रहा है। तो पाकिस्तान को अगर आप उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, तो आप उसके साथ नेगोशिएट नहीं कर सकते थे। रशिया की जो बात हुई थी, अभी हमारे न्यूज़पेपर्स में भी छपा था कि रशिया ने भारत को इनवाइट नहीं किया था, जबकि अमेरिका ने अभी ऑफ़र किया है। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो कि रशिया ने डिफेंस में इस चीज़ को क्लैरिफ़ाई भी किया कि वो चूँकि जो नेगोशिएशन चल रहे थे, वो कई वर्षों से चल रहे थे, और भारत की पहले पॉलिसी थी कि तालिबान जो है, वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन है, और भारत वो किसी भी उस ढंग के एग्रीमेंट में शामिल नहीं होगा, जिसमें कि तालिबान के साथ बातचीत चली होगी। क्योंकि तालिबान को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन बोल रहा है, भारत मानता है। और गुड तालिबान और बैड तालिबान का जो डिफरेंसेस अमेरिका अभी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, उसको भारत काफ़ी दिनों तक मानने के लिए तैयार नहीं था। तो इस कारण से भारत उसके किसी भी एग्रीमेंट में, जिसमें कि तालिबान के साथ बातचीत हो, उसमें शामिल नहीं था। लेकिन भारत का इंटरेस्ट और स्टेक्स अफ़गानिस्तान में काफ़ी हाई है, और चूँकि अभी वहाँ पे अमेरिका वहाँ से मई 1 तारीख से पहले वो विथड्रॉ करना चाहता है, तो वहाँ पे भारत को लगता है कि अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी ज़रूरी है, और चूँकि भारत ने 2 बिलियन से ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्ट भी किए हैं, तो भारत को लगता है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़रूरी है, और वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है, उसके साथ हमारे सहयोग भी होने चाहिए। तो अमेरिका ने चूँकि ऑफ़र किया था, तो मुझे लगता है कि अब कुछ दिनों में देखेंगे कि भारत की जो पॉलिसी है तालिबान को लेके, वो शायद बदलने वाली है। जिसमें कि अब चूँकि जो शामिल हो रहे हैं वार्तालाप में, उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, और यह भी सच है कि अफ़गानिस्तान में अगर तालिबान से बात नहीं करेंगे, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी कभी आ भी नहीं सकती है। इसी कारण से रशिया, लावरोव का भी जो स्टेटमेंट आज आया था, उसमें उन्होंने बोला कि वहाँ पे कई स्टेक होल्डर्स हैं, और उसको तालिबान को आप एक्सक्लूड कंप्लीटली नहीं कर सकते। एक अच्छी बात यह है कि लावरोव अभी आए, तो अपने साथ वो जो उनका स्पेशल एन्वॉय,
जो कि तालिबान के साथ निगोशिएट कर रहा है, उसको भी साथ लेके आया। तो वो बेसिकली जो एक र्यूमर क्रिएट किया गया था, एक रिफ्ट को दिखाने की कोशिश की गई थी, जिसमें बताया गया था कि रशिया भारत को शामिल करने के लिए तैयार नहीं है। तो उसी को एक फिर से रिस्टोर करने के लिए, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए लाव्रोव अपने साथ स्पेशल एनवॉय को लेके आया है। और मुझे लगता है कि उससे भारत की सेंसिटिविटी को रशिया समझने की कोशिश कर रहा है, अपना जो पोजीशन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। और अगर भारत, मुझे लगता है कि इंटरेस्ट दिखाएगा, तो मुझे लगता है कि रशिया को उसमें दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए उस नेगोशिएशन में भारत को इंक्लूड करने से। पाकिस्तान और रूस डिफेंस पार्टनरशिप समेत कई और जरूरी मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं। भारत इस विजिट पर नजर बनाए हुए है, नजर हमारी भी रहेगी। हम इससे जुड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से है। राजधानी किन्हास में 6 अप्रैल को सूडान, इजिप्ट और इथियोपिया के बीच ग्रेट रेनेसा बांध को लेकर मीटिंग हुई। ये बातचीत पूरी तरह से बेनतीजा रही। सूडान ने सुझाव दिया था कि बातचीत में अंतर्राष्ट्रीय मीडिएटर्स को शामिल किया जाए। इथियोपिया ने इस सुझाव को नकार दिया। दरअसल इथियोपिया रेनेसा बांध के जरिए अपने यहाँ बिजली की समस्या को खत्म करना चाहता है। वहीं सूडान और इजिप्ट को इस पर आपत्ति है। उनका कहना है कि इस बांध को बनाने से उनके यहाँ पानी की सप्लाई खतरे में पड़ जाएगी। पिछले हफ्ते इजिप्ट के राष्ट्रपति ने धमकी दी थी कि अगर पानी की सप्लाई पर असर पड़ा तो इथियोपिया को परिणाम भुगतना होगा। दूसरी सुर्खी ब्राजील से है। यहाँ 6 अप्रैल को कोरोना से 4195 लोगों की मौत हो गई। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ब्राजील में हेल्थ सिस्टम ढह चुका है। मरीज बेड के इंतजार में दम तोड़ रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो 1 जुलाई तक ब्राजील में 6 लाख लोगों की जान जा सकती है। अभी ये आंकड़ा 3.37 लाख पर है। ब्राजील में कोरोना वायरस के 92 वेरिएंट मिल चुके हैं। इनमें सबसे खतरनाक है P1। ये बाकी वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा संक्रामक और मारक है। वैज्ञानिकों का कहना है कि संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए कम से कम 20 दिनों का लॉकडाउन लगाना जरूरी है। लेकिन राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने लॉकडाउन लगाने से साफ मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अधिकतर मौतों की वजह मोटापा और अवसाद है। आज की तीसरी सुर्खी तंजानिया से है। राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन ने कोविड-19 पर साइंटिफिक अप्रोच अपनाया है। तंजानिया में एक टेक्निकल कमेटी का गठन होगा। ये कमेटी राष्ट्रपति को कोरोना महामारी से निपटने का रास्ता सुझाएगी। हसन ने कहा कि कोरोना ऐसी चीज नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जा सके। हसन का बयान पुराने राष्ट्रपति जॉन मैकफली के बिल्कुल उलट है। जून 2020 में मैकफली ने कहा था कि तंजानिया कोरोना से मुक्त हो चुका है। उन्होंने फेस मास्क की बजाय पूजा पाठ करने और घरेलू नुस्खे अपनाने के लिए कहा था। जिसने भी वैज्ञानिकों की बात मानने के लिए कहा, उसे अरेस्ट कर लिया गया था। 17 मार्च 2021 को मैकफली की मौत हो गई। दावा किया जाता है कि उनकी मौत कोरोना से हुई। मैकफली की मौत के बाद सुलुहु हसन देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। शुक्रिया, शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।